गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हम आए हैं आपके साथ आपके सवाल और हमारे जवाब का नया सेशन लेके डॉक्टर अनुज रस्तोगी के साथ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अपूर्वा, गुड मॉर्निंग। सर, पहला सवाल है मिस नीति डांगी का। मेरा बेटा 5 साल का है और उसकी यूरिन की जगह अभी तक पूरी नहीं खुली है। मैं बहुत परेशान हूँ और उसको वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है। देखिए, पूरी तरह खुलना बहुत ज़रूरी नहीं है। पूरी तरह धीरे धीरे स्ट्रेच करके खुल जाती है। और जिन लोगों को बैलूनिंग होती है उनके लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, कोई दवाई बताते हैं या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बताते हैं जिससे वो खुल जाती है। दूसरा सवाल है उनका कि उससे वाइट चीज़ी मटेरियल निकलता है। तो वाइट चीज़ी मटेरियल इज जस्ट लाइक ए वैक्स। जैसे कान के अंदर वैक्स होता है, ऐसे सुसु की जगह भी वैक्स होता है जो वाइट कलर का होता है। वो बिल्कुल हार्मलेस है, उसे हमारी भाषा में स्मैग्मा कहते हैं। और अगर आपको उसकी वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। सर, दूसरा क्वेश्चन है मिसेस दिशा अग्रवाल का। वो कहती है, सर मेरा बेटा 2 साल 4 महीने का है और वो कुछ नहीं खाता है, बस मिट्टी खाता है। देखिए दिशा, आपके बच्चे का हीमोग्लोबिन लगता है काफ़ी कम हो गया है। एक हीमोग्राम और सीरम फेरेटिन कराएं और उसे दूध का प्रयोग कम से कम करें। खाने में एक जैसा कि मैं सब पेरेंट्स को बताता हूँ कि उसका एक बच्चे का एक 3 फुट का फोटो बना के कोने में लगा दें और उसके नीचे एक स्टूल रख दें। आराम में उस पर खिलौने रखें और जब उसे बच्चे को थोड़ा उस स्टूल से और अपना फोटो देख के थोड़ा सा ये एहसास हो जाए कि ये कोना मेरे लिए है, फिर उसमें हर 2-2 घंटे में आप तरह तरह के विभिन्न डाइट चार्ट के हिसाब से फ्रूट रखते रहें। और वो आप उसे देखें ना, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में उसने खाना शुरू कर दिया और उसका मट्टी खाने की आदत भी छूट जाएगी और बच्चा आपका ठीक होता चला जाएगा। बट आप ज़बरदस्ती करेंगी, ज़बरदस्ती उसके मुंह में खाना डालेंगी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और वो चिढ़ जाएगा। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस गुरदीप कौर का। वो बोल रही है, मेरी बेटी 4 साल की है और डॉक्टर ने उसको सूढ़े बताए हैं। प्लीज सर, क्या करें? देखिए, कब्ज जो है आजकल, कब्ज या सुद्दे जो हैं ये आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं बच्चों में। अब जैसा कि मैंने एक अल्ट्रासाउंड की मशीन भी ले रखी है, मैं बच्चों का अक्सर पेट का अल्ट्रासाउंड करता हूँ तो मुझे सुद्दे काफ़ी दिखाई देते हैं और वो विभिन्न प्रकार से बच्चे प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो हमें सूजी, मैदा, बेसन से बनी हुई चीज़ों का बिल्कुल प्रयोग बंद करना चाहिए। हो सके तो जिन बच्चों के सुद्दे बन रहे हैं उनको ये चीज़ें बिल्कुल ना दी जाएं और उन्हें हरी सब्जी से बने भोजन पे शिफ्ट कराया जाए। उन्हें चेरी, बेरी, एप्पल, गुआवा, नाशपाती, इस तरह के फ्रूट्स ज़्यादा दिए जाएं। उन्हें जूस देने की ज़रूरत नहीं है। जूसी जो जिन फ्रूट से जूस निकलता है डायरेक्ट वो फ्रूट खिलाए जाएं। और दूध पे थोड़ा सा, दूध को जो ग्रोथ प्रोडक्ट माना गया है उस पे से थोड़ा विश्वास कम करें और जो भी आपके डॉक्टर ने दवाई बता रखी है उसे लंबे समय तक दें, क्योंकि इसमें तकरीबन जिन बच्चों को सुद्दे बन जाते हैं उन्हें 1.5 से 2 साल तक का इलाज लेना पड़ता है। आप कोई भी जो भी आपके नज़दीक में योग्य चिकित्सक है उससे दवाई लिखवाएं और ये जो जनरल गाइडलाइन है उसे फॉलो करें। सोने जागने का टाइम सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं है किसी दिन बच्चा 12 बजे सो गया, किसी दिन 1 बजे सो गया और अगले दिन उठ रहे हैं 9 बजे। आप जिस दिन छुट्टी का दिन होता है, संडे का दिन होता है, उस दिन भी उसका फिक्स टाइम उसे उठाएं और उसको टॉयलेट में ले जाके बैठाएं। जो बच्चे इस नॉर्थ इंडिया में इस समय जहाँ ठंड चल रही है तो वहाँ पे आप जो बाथरूम है उसके अंदर एक हीटर लगा दें जिससे बच्चे को पॉटी जाने में डिफ़िकल्टी ना हो, बच्चा वहाँ पॉटी करने जाने से डरे ना। अदरवाइज ठंड की वजह से बच्चे पॉटी करने से बचते हैं और फिर वो कब्ज का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर खान नौशद का। वो कह रहे हैं, मेरी बेटी रात में बहुत रोती है, उसकी क्या? देखिए, रात में अगर बच्चा रोता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। दूध की एलर्जी हो सकती है, बच्चे को कोई डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कपड़े बहुत टाइट पहनाए गए हो सकते हैं, हीटर चलाना हो सकता है। तो ऐसे तमाम कारण हो सकते हैं जो जर्नल उसका आकलन करने पे ही पता चल सकते हैं। इतना तय है कि आप उसे पेट का दर्द या कान का दर्द ना माने। अगर पेट का दर्द या कान का दर्द होगा तो वो दिन में भी होगा। आप ऐसा सोचें, रात में ही उसको कुछ दिक्कत क्यों होती है? कहीं ऐसा तो नहीं आप ठंड की वजह से ज़्यादा लेयर पहना देते हो? कल एक मदर ने मुझे बताया वो 5 लेयर कपड़े पहना रही हैं। अब 5 लेयर कपड़े पहनने के बाद तो हाथ पैर में मूवमेंट भी नहीं रहेगा। तो इट इज़ बेटर कि आप ना उसके कपड़ों पर ध्यान दें, टेम्परेचर पे ध्यान दें रूम के, और भूखा ना समझें बच्चे को, रोने की वजह से दूध ना पिलाएं। उसके बाद थोड़ी देर उसे बच्चे को ऐसे ही छोड़ के देखें और ज़रूर एक डॉक्टर से उसका इवैल्यूएशन तो कराएं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस प्रिया रोहित कनौजिया का।
वो बोल रही है डॉक्टर मेरी बेटी 3.5 मंथ की है, उसकी राइट आई से बहुत पानी आता है और चिपचिपा रहता है। कितने महीने की है? 3 मंथ्स। देखिए जो इसमें ना एनएलडी ब्लॉक कहते हैं इसे, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ब्लॉक। उसकी जो आंख से आंसू बनाने वाली ग्रंथि जो आंसुओं को नाक में लेके जाती है वो बंद है, उसको एनएलडी कहते हैं। उसके लिए उसकी मसाज, एनएलडी मसाज कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके, और जब तक चिपचिपा आता है तो उसमें 15 दिन तक एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डाले जाते हैं जो आपको किसी डॉक्टर ने बताए होंगे। जो भी डॉक्टर आपके हैं उनसे लिखवाइए उसको, और बच्चे की आई की मसाज करें। और ये जो एनएलडी ब्लॉक है जनरली 6 महीने से 8 महीने तक अपने आप खुल जाता है। हमारा लिटरेचर ये कहता है जिस बच्चे की 1.5 साल तक भी एनएलडी ब्लॉक नहीं खुले उसका फिर सिरिंजिंग करानी चाहिए, आंख वाले डॉक्टर से सिरिंजिंग करानी चाहिए। बट 2.5 महीने के बच्चे के लिए कोई सिरिंजिंग की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने बच्चों वाले डॉक्टर को एक बार दिखाइए और देखिए कि कोई एनएलडी के अंदर कोई डेक्रोसिस्टाइटिस या इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, फिर वो उसकी दवाई लिख देंगे और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर शोभित शर्मा का। बोल रहे हैं मेरी बेटी 33 मंथ्स की है, उसको कॉन्स्टिपेशन है, वो स्टूल नहीं पास करती है 2 से 3 दिन तक। जब भी जाती है उसको सीवियर पेन होता है, इसलिए वो डर गई है पॉटी करने से। हम उसको फोर्स करते हैं पानी पीने के लिए और खाना खाने के लिए फाइबर वाला, पर उससे भी कोई हेल्प नहीं होती है, हम क्या करें? शोभित भाई, मैंने अभी सबसे पहले दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे मैंने कॉन्स्टिपेशन के बारे में ही टिप दी थी। आप वो ज़रूर फॉलो करें और डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से दवाई लिखवा के उसको लंबे समय तक दें। जनरली पेरेंट्स जिनके बच्चे क्रोनिक डिसीज़ के पीड़ित होते हैं वो बहुत जल्द करते हैं। उन्हें लगता है कि डॉक्टर ने दवाई दे दी अभी नहीं सही हुआ। अब जैसे जनरली बच्चों वाले डॉक्टरों के यहाँ एक ही पर्चे पे दोबारा रिपीट होने का ट्रेंड होता है। वो 4-5वें दिन आएंगे, कहेंगे इसकी हाइट नहीं बढ़ी, इसका वेट नहीं बढ़ा। मतलब इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती हैं जो फॉलो नहीं हो सकती। इसी प्रकार आप जो लूज कॉन्स्टिपेशन का इलाज अपने डॉक्टर से करा रहे हैं उसको लग के दें। आप उसे घंटों के हिसाब से फायदे को ना देखें। और आपके डॉक्टर ये सब जानते हैं, सारे बच्चों के डॉक्टर एक्सपर्ट हैं कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करने में। तो जो भी आपके डॉक्टर हैं आप उनसे दोबारा जाके मिलें और उनकी बताई हुई पॉलिसी पे चलें, वो आपके बच्चे को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जनरल गाइडलाइन मैंने अभी दूसरे क्वेश्चन का आंसर करते हुए दे दी है, वो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस अवनी शर्मा का। अपना एड्रेस दीजिए सर, और मेरा 6 साल का बेटा है, उसका हाइट वेट कितना होना चाहिए ये बता दीजिए। 6 साल के बच्चे का हाइट वेट एक मोटे तौर पे हम ना ग्रोथ चार्ट बनाते हैं और माँ बापों की हाइट के अनुसार उसकी मिड पेरेंटल हाइट कैलकुलेट करके हम एक आइडिया देते हैं कि इस बच्चे की हाइट वेट कितना होना चाहिए। ये एक रेंज है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है जो आपको डिस्क्लोज कर दी जाए। बहुत मोटे तौर पे कहें तो 6 साल के बच्चे का 18 किलो वजन ठीक है। बट हम इस तरह से जज नहीं करते। हम हाइट वेट, क्योंकि तारा किट पे जो भी बच्चे आते हैं हमारे यहाँ एक अलग व्यवस्था है, हम उनका हाइट वेट रेगुलर नापते हैं और उसको फॉलो करते हैं कि कितना उसकी हाइट में इजाफा हुआ है, कितना वेट में इजाफा हुआ है, जो कि उसकी उम्र के अनुसार अप्रोप्रिएट है या नहीं है। उससे में बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं कि बच्चे को कोई अंदर बीमारी छुपी हुई तो नहीं है और उसका जो न्यूट्रिशन है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस अपूर्वा पवार का। वो कहती है मेरा बेटा 7 साल का है और अभी भी बॉटल से दूध पीता है, उसकी बॉटल कैसे छुड़वाएं? देखिए, आपको 5 दिन के लिए उसकी बॉटल हटानी पड़ेगी और वो बहुत जल्दी बॉटल से दूध पीना छोड़ देगा। आप उसको बताइए और उसके हाथ से उन बॉटल्स को किसी गरीब महिला को जिसके बच्चे हों उसे गिफ्ट करा दीजिए। फिर आप वो खुशी खुशी गिफ्ट कर देगा थोड़ा समझाने से, और फिर उसको जब आप बताएंगे बेटा आपने तो गिफ्ट कर दी थी वो बॉटल, और आप घंटों के हिसाब से जैसे जो भी आदतें चेंज करनी है आवर्स के हिसाब से नहीं होंगी। 2-4 दिन वो आपको प्रेशर डालेगा, दूध नहीं पिएगा, रो भी सकता है, तो आप उसे बता देंगे आपके जो दोस्त डॉक्टर हैं उन्होंने मना करा है और अब आपको हम बोतल नहीं दे सकते, इससे आपके दांत खराब हो जाएंगे या आप बड़े हो गए हैं, आप हमारी तरह हो गए हैं। आप उसे जैली तारा की वीडियो दिखा सकते हैं और जैली तारा के नाम से उसको मोटिवेट कर सकते हैं। जैली तारा की ऐप फ्रीली अवेलेबल है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे, आप उसको देखें और बच्चे को दिखाएं और उसके नाम से मोटिवेट करें। इस बात के लिए डांटे नहीं, डराए नहीं, और ये बिल्कुल ना कहें कि तुझे कमरे में बंद कर देंगे या इंजेक्शन लगवा देंगे। इस तरह की बातों से आप झूठे साबित होते हैं और वो अच्छा नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस प्राची चौधरी का। वो कहती हैं सर मेरा बेटा 7 साल का है
और हमने उसको जब भी हम बाइसाइकिल या ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं वो अपने हाथ फोल्ड कर लेता है और प्रेशर लगाता है अपने आप पे, या फिर जब वो ज़्यादा एक्साइटेड होता है और हंसने लगता है तब भी वो ऐसे ही करता है। हम क्या करें? 7 साल का है बच्चा, और जब बाइसिकल ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं उसके बाद से वो हाथ फोल्ड कर लेता है, और जब भी एक्साइटेड होता है तब भी ऐसे ही करता है, जब जोर जोर से। प्राची, अगर आप हमें वीडियो भेज सकें तो हम ज़्यादा अच्छा उसको समझ पाएंगे आप क्या पूछना चाह रही हैं। बच्चे ग्रेटिफाइंग बिहेवियर बहुत अडॉप्ट करते हैं, कुछ बिहेवियर जिन्हें उसकी एक्चुअल समझ नहीं होती, बट उनका डोपामिन सर्ज होता है, उन्हें उससे करके अच्छा लगता है, तो ऐसा काफ़ी रिपीट करते हैं। और अगर ये देखा गया है कि उन्हें ज़्यादा टोका टाका ना जाए तो वो 2-3 महीने में अपने आप उस आदत से मुक्त हो जाते हैं। तो अगर आप हमें वीडियो भेज सकें 10-15 सेकंड का तो अच्छा रहेगा और हम ज़्यादा अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अक्षित सिंह का। वो बोल रहे हैं, सर क्या अडल्ट को फ्लू वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी की मदर को? अक्षित, ये आपने बहुत ही अच्छा मेरे पसंद का सवाल पूछा है। फ्लू वैक्सीन, जितनी भी वैक्सीन है उनमें सबसे अच्छी वैक्सीन है, और जितने छोटे बच्चे हैं, अब एक बायोफायर नाम का टेस्ट होने लगा है। बायोफायर टेस्ट से हमें बच्चे को जब खांसी, निमोनिया या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है तो हमें पता चल जाता है कि वो किस कीटाणु से हुआ है। तो बायोफायर में अक्सर देखा गया है कि बच्चों को इन्फ्लुएंजा ए या इन्फ्लुएंजा बी का इन्फेक्शन निकलता है। अगर पेरेंट्स, और वो इन्फ्लुएंजा का जो वैक्सीन है, जो फ्लू वैक्सीन है, वो 6 महीने से पहले बच्चे को नहीं दिया जाता। अगर आप अपने बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहते हैं तो फ्लू का वैक्सीन सारे परिवार के लोग, खासकर माँ और फादर जो बच्चे के साथ हमेशा रहते हैं, अगर अपने हर साल फ्लू का वैक्सीन लगवा लें तो उन्हें तो लाभ होगा ही होगा, और उनके बच्चे को भी बहुत फ़ायदा होगा, और बच्चे के सिर पे से भी फ्लू का रिस्क ख़त्म होगा। हमारा जो सोसाइटी का एक सोचने का तरीका है, जैसे कोई एक समय फ्लू से काफ़ी डेथ हुई थी करीब 5-7 साल पहले, जब फ्लू का एपिडेमिक आया था, तब कुछ समय लोगों को फ्लू की जागृति हुई, फिर उसके बाद भूल गए। अब जैसे कोरोना के लिए थोड़ी सी जागृति हुई है, कुछ समय बाद कोरोना को भूल जाएंगे। तो ये हमें रेगुलर अपने मॉडर्न लाइफ स्टाइल का पार्ट बना के, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है और सारे वायरल इन्फेक्शन पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से बहुत तेज़ी से स्प्रेड करते हैं। पहले लोग कम थे, जगह बड़ी थी, घर बड़े थे, तो उसमें कम लोग मिलते थे। अब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, तो ये वायरस बहुत जल्दी से फैलते हैं और कई बार हमारे लिए जानलेवा हो जाते हैं। तो फ्लू का वैक्सीन, दिस इज टोटली वैल्यू फॉर मनी। आपके जो भी डॉक्टर हैं आप उनके पास जाएं और फ्लू का वैक्सीन लगवाएं। मदर फादर के लिए भी फ्लू का वैक्सीन बहुत ही उपयोगी है और हर साल लगवाएं। आपके भी कुछ वर्किंग डेज बचेंगे, आपका बच्चा कम बीमार होगा तो आपके वर्किंग डेज इस तरह से भी बचेंगे, और जब आप खुद कम खांसी बुखार जुकाम का शिकार होंगे तो आपके वर्किंग डेज और आपका जो काफ़ी सेविंग होगी आपकी उससे। और फ्लू का वैक्सीन मैं तो कहूँगा मस्ट है, खासकर जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो हमारे बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के हैं, उनको तो बहुत ज़रूरी है फ्लू का वैक्सीन लेना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है राधिका रवि बंसल का। वो कह रही है, मेरा बेटा 4 साल का हो जाएगा जून में और वो बहुत खर्राटे लेता है रात में। देखिए राधिका बंसल, मुझे लगता है आपके बच्चे के नाक के पीछे के टॉन्सिल हैं वो बढ़ गए हैं, और उसको जरूर अपने डॉक्टर को दिखाएं। 2 कारण हो सकते हैं खर्राटे लेने के, एक तो उसके नाक के पीछे के टॉन्सिल, जिन्हें एडिनोइड्स कहते हैं, वो बड़े हुए हों, या आपके बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा हो गया हो। बट खर्राटे लेने को समझना चाहिए और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस ज्योति का। बोल रही है, मेरी क्वेरी है, मेरे 3 साल 7 महीने के बच्चे के लिए, उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, वो सिर्फ वर्ड्स बोलता है, पूरे सेंटेंसेस नहीं बोलता है, और जब भी हम उसको कुछ कहते हैं वो उसको रिपीट करता है। उसको वो देखने में 2.5 साल का लगता है और बहुत शैतान है, क्या करें? देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको इकोलेलिया कहते हैं, और 3 साल तक तो ये तकरीबन नॉर्मल मानी गई है, उसके बाद इसे एबनॉर्मल माना जाता है। ये सब इस तरह की जो सिम्टम्स होते हैं, जब डॉक्टर जो बच्चे को वॉच करता है, जब देखता है, उसे एग्जामिन करता है, तो वो सब कुछ कैलकुलेट कर लेता है कि इस बच्चे के लिए किस तरफ हमें ट्रीटमेंट को ले जाना है, या भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी है, या जनरल टिप्स देते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरी है वेल बेबी चेकअप करके आप डॉक्टर के पास जाएं। बट पेरेंट्स जनरली क्या करते हैं, या तो वैक्सीन लगवाने आते हैं, और वैक्सीन लगने के बाद जब बच्चा रोने लगता है तब वो पूछना शुरू करते हैं। दूसरा, अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे को 103 बुखार है, 104 बुखार है, खांसी जुकाम है, तब वो जनरली इस तरह की बातें भी पूछते हैं। तब उस समय डॉक्टर का फोकस उसकी बीमारी पे होता है और जनरल बातों पे कम होता है।
तो ये बात आपको, आपकी जब बच्चे में इतनी प्रॉब्लम चल रही है तो आप अपने बच्चे वाले डॉक्टर से मिलें, उसका पूरा डेवलपमेंटल असेसमेंट कराएं और फिर अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको एडवाइस देंगे। बाकी 3 साल तक इकोलेलिया को नॉर्मल माना गया। सर एक क्वेश्चन पूछा है मिसेस शिखा टोंग ने, वो कह रही है आई एम शिखा फ्रॉम रुड़की, डॉक्टर कोरोना की वैक्सीन के बाद फ्लू वैक्सीनेशन जरूरी है क्या अडल्ट और बच्चों के लिए? शिखा, कोरोना की वैक्सीन अलग है और फ्लू की वैक्सीन अलग है, दोनों के दोनों वैक्सीन बिल्कुल अलग है और बिल्कुल जरूरी है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगर आपके बच्चे को कोरोना वैक्सीन लग गई है या आपको कोरोना वैक्सीन लग गई है तो आप फ्लू ना लगवाएं, या फ्लू लग गई है तो कोरोना ना लगवाएं। दोनों अलग अलग वायरस हैं, अलग अलग इन्फेक्शन है और दोनों ही लगनी चाहिए वैक्सीन। सर मिसेस हिमानी बंसल पूछ रही हैं, गुड नून सर, मेरे 2 बेटे हैं, उनका हेल्दी चार्ट कैसे बनाऊं? और उनका हेल्दी चार्ट, पहले आपको उनका ग्रोथ चार्ट बनवाना होगा अपने डॉक्टर के पास जाके, उनका हाइट वेट मेजर करना होगा। देखिए मैं बार बार बताता रहता हूँ अपने प्रोग्राम्स में, ग्रोथ चार्ट बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें और ग्रोथ चार्ट बनवाएं, ग्रोथ चार्ट पे बच्चों को फॉलो करें और देखें बच्चे को वाकई कोई प्रॉब्लम है नहीं है, वो अपनी ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से सही बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस रीमा पवार तोमर का, वो कह रही है हाय सर, माय सन रिसेंटली हैड क्रूप वायरस, वी स्टे इन थाईलैंड, डज इट नेसेसरी हैव एनी वैक्सीनेशन? देखिए क्रूप के बहुत सारे कारण हैं। क्रूप वायरस आजकल कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बाद ज़्यादा देखा गया है, तो अभी छोटे बच्चों में तो कोरोना का वैक्सीन नहीं लग रहा है, परंतु इसके क्रूप के लिए कोई एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को बार बार क्रूप होता है उनको फिर हम एस्थमा की गाइडलाइन पे ट्रीट करते हैं। वैसे ये वन टाइम अफेयर है, क्रूप हो चुका है तो अब दोबारा नहीं होगा उसको। सर इन सब के बाद मैं एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। हमारे क्लिनिक पे जो पेरेंट्स आते हैं कभी कभी उनको बहुत जल्दी होती है, जिसकी वजह से वो बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग जैसे हाइट वेट या फिर वाइटल्स करवाने के लिए मना कर देते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए जो पेरेंट्स इतनी जल्दबाजी में आते हैं तो तारा किड्स उनके लिए उपयुक्त क्लिनिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा फोकस दवाई लिखने पे बिल्कुल नहीं है, रूट कॉज पे जाने पे, काउंसलिंग पे है। तो वो उन पेशेंट्स के लिए सही नहीं है यहाँ पे आना, क्योंकि हमारा तो सारा ध्यान बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पे है, उसके बिहेवियर पे है। हम ग्रोथ मेजरमेंट करते हैं यहाँ, और डाइट की काउंसलिंग करने के लिए डाइटिशियन है। अब ये सब जो इन सब चीज़ों की वैल्यू करते हैं उनके साथ ही हम किसी का मन या सोचना तो तरीका चेंज नहीं कर सकते हैं। इट इज़ बेटर कि थोड़ा पेशेंस रखें। इवन मैं भी जब खुद अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अपने साथी डॉक्टर पे जाता हूँ, मैं वेट करता हूँ, इंतज़ार करता हूँ अपने नंबर की, और तब जाके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं प्रेशर मतलब जल्दी करूँगा तो वो मुझे तो रोकेगा नहीं कोई, परंतु वो मेरे साथ उतना अच्छे से मुझे नहीं देख पाएंगे और मुझे जो ट्रीटमेंट की एक्सपेक्टेशन उनसे है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो जो पेरेंट्स जल्दी में रहते हैं उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा टाइम निकाल के आएँ। देखिए जब आपका नंबर होता है तो आप बहुत डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, बट आपसे जो पहला पेशेंट है वो भी इसी तरह बात करना चाहता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम तो आपको अच्छी क्लिनिक्स पे लगेगा ही। सर मिस्टर पुनीत शर्मा भी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, मेरा एक बेटा है 8 साल का, वो अब भी बेड गीला करता है, क्या करना चाहिए? पुनीत भाई 6 साल तक इस बच्चों की जनरली आदत डिसअपियर हो जाती है, बट ऐसा नहीं है सभी बच्चों की आदत 6 साल तक ठीक हो जाए। कुछ बच्चे 8 साल, 10 साल या 12 साल तक भी यूरिन पास कर सकते हैं। आप सोने से 2 घंटे पहले उसका पानी, लिक्विड डाइट बंद कर दिया करें, और इस बात के लिए उसको डांटें नहीं, और एक अलार्म का प्रयोग करें और उसको दिन में कहें यूरिन रोकने के लिए कहें, जब तक भी वो यूरिन रोक सकता है, और उसको फिर एक्सरसाइज कराएं दिन में, चाहे 5 बार उसको टॉयलेट के लिए भेजें। नहीं भी आ रहा हो तो भी उसको भेजें कि जाओ बेटा आप टॉयलेट जाओ। तो वो कई बार रात में ना कच्ची नींद में बच्चे होते हैं और वो टॉयलेट में जाने से आलस कर जाते हैं, तो भी यूरिन पास कर देते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, और ये जनरली फैमिलियल टेंडेंसी है, ये एक नर्वस सिस्टम का मैचुरेशन है जो टाइम के साथ पूरा हो जाता है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, बड़ा होते होते वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा हो। आप अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में या फिर मेल आईडी के थ्रू। थैंक यू सर। थैंक यू अपूर्वा, हम कल फिर मिलते हैं आपसे नए क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।